हाँ जी नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्षद अनुरागी और आज हम पढ़ने वाले हैं ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर्स के बारे में। तो ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर्स को पढ़ने से पहले हम समझते हैं ग्लाइकोजन क्या है। ग्लाइकोजन ग्लूकोज का एक ऐसा ब्रांच पॉलीमर है जो कि एनिमल की बॉडी के अंदर दो जगह स्टोर हो जाता है। कहाँ कहाँ? एक तो लीवर के अंदर और दूसरा मसल के अंदर। लीवर के अंदर जो ग्लाइकोजन स्टोर होता है उसका फंक्शन क्या होता है? उसका फंक्शन होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करना, लेकिन ड्यूरिंग अर्ली फास्टिंग स्टेट। अर्ली फास्टिंग का मतलब क्या होता है? 4 to 16 आवर्स विदाउट फूड इंटेक। जबकि जो मसल ग्लाइकोजन होता है उसका फंक्शन क्या है? उसका फंक्शन होता है एटीपी या फिर एनर्जी प्रोवाइड करना। किसको? मसल को ड्यूरिंग एक्सरसाइज। तो यहाँ पर हमने दो चीज सीखी कि ग्लाइकोजन क्या है। ग्लाइकोजन हमारे पास क्या है? ग्लूकोज का एक ऐसा ब्रांच पॉलीमर है जो कि लीवर और मसल के अंदर एनिमल की बॉडी में स्टोर हो जाता है। और लीवर ग्लाइकोजन का फंक्शन क्या है? ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करना या फिर एलिवेट करना ड्यूरिंग अर्ली फास्टिंग स्टेट, यानी कि 4 to 16 आवर्स विदाउट फूड। जबकि मसल ग्लाइकोजन का फंक्शन क्या है? एनर्जी प्रोवाइड करना ड्यूरिंग एक्सरसाइज। अब हम पढ़ने वाले हैं ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर के बारे में। ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर क्या होता है? जब कभी भी ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म के एंजाइम में कुछ डिफेक्ट हो जाए या फिर ग्लाइकोलाइसिस की एंजाइम में कुछ डिफेक्ट हो जाए तो उस डिफेक्ट के कारण जो डिसीज होती है उसका नाम क्या है? ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर या फिर डिसीज। मतलब डिफेक्ट इन एंजाइम्स ऑफ ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म एंड ग्लाइकोलाइसिस विल लीड्स टू ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज। ये दो टाइप की होती है। एक है लीवर ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज, और ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज को हैरिसन की बुक ने एक दूसरा नाम दिया है जिसका नाम है ग्लाइकोजेनोसिस। इसका मतलब क्या होता है? ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज। ये आपको मिल जाएगा हैरिसन एडिशन नंबर 21 वॉल्यूम 1 पेज नंबर 3261 एंड चैप्टर नंबर 419 पर। दूसरा टाइप क्या है? मसल ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज। अब हम देखते हैं ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज के कौन कौन से टाइप लीवर ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर के अंदर आते हैं और कौन कौन से टाइप मसल ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर के अंदर आते हैं। तो टाइप 0, टाइप 1, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 6, टाइप 9 एंड टाइप 11 ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर किसके अंदर आते हैं? लीवर के अंदर आते हैं। इसके अलावा टाइप 0, टाइप 2, टाइप 5, टाइप 7, टाइप 9, टाइप 10, टाइप 12, टाइप 13, टाइप 14 एंड टाइप 15 किसके अंदर आते हैं? मसल ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर के अंदर आते हैं। यहाँ पर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि टाइप 0 और टाइप 9 दोनों जगह लिखा है। तो इसको अभी हम आगे देखेंगे ऐसा क्यों है। अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप 0 ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर। अभी हमने देखा था कि ये मसल ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर का भी एग्जाम्पल था और लीवर ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर का भी एक एग्जाम्पल था। सवाल है कैसे? क्योंकि ये दो टाइप का होता है। एक है टाइप 0A ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर जो कि एक लीवर ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर का एग्जाम्पल है, जबकि टाइप 0B ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर एक मसल ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर का एग्जाम्पल है। सवाल ये है कि टाइप 0 ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर में किस एंजाइम का डिफेक्ट होता है? तो यहां पर होता है ग्लाइकोजन सिंथेज डिफेक्ट। क्या? ग्लाइकोजन सिंथेज में डिफेक्ट होता है जिसके कारण से ग्लाइकोजन की सिंथेसिस नहीं हो पाती है। अगर लीवर ग्लाइकोजन सिंथेज में डिफेक्ट हुआ
तो उसका नाम क्या है, टाइप 0A ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर, जो कि किसका एग्जांपल है, लीवर ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर या फिर डिसीज का एग्जांपल है। और अगर मसल ग्लाइकोजन सिंथेज में डिफेक्ट हुआ तो कौन सा डिसऑर्डर होगा, टाइप 0B ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर, जो कि किसका एग्जांपल है, मसल ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर का एग्जांपल है। अब यहां पर हमें केवल एक चीज याद रखनी है कि टाइप 0A ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर जो है, ये एक अकेला ऐसा लीवर ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर है जिसके अंदर हिपैटोमीगैली देखने को नहीं मिलती है। सवाल है क्यों, क्योंकि टाइप 0A ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर किसके डिफेक्ट कारण से हो रहा है, लीवर ग्लाइकोजन सिंथेज के डिफेक्ट कारण से, जिसके कारण ग्लाइकोजन बन ही नहीं पाएगा। जब ग्लाइकोजन बन नहीं पाएगा तो ग्लाइकोजन एक्युमुलेट नहीं होगा, और जब ग्लाइकोजन एक्युमुलेट नहीं होगा तो हिपैटोमेगैली भी नहीं होगी। तो एक चीज हमें केवल यही याद रखनी है कि टाइप 0A ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर एकमात्र लीवर ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर का एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें हिपैटोमेगाली एब्सेंट होती है, जब हिपैटोमेगाली देखने को नहीं मिलती है। बाकी जितने भी लीवर ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें हाइपोग्लाइसीमिया एंड हिपैटोमेगाली देखने को जरूर मिलती है, लेकिन टाइप 0A ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर के अंदर हिपैटोमेगाली देखने को नहीं मिलती है। अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप 1 ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर। टाइप 1 ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर, जो कि क्या है, एक एग्जाम्पल है लीवर ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर का। इसको फर्दर दो भागों में बांटा गया है। एक है टाइप 1A ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर, और इसको एक दूसरा नाम भी देते हैं, दैट इज वॉन गर्की डिसीज, GIERKE। और दूसरा है टाइप 1B ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर। डिफरेंस क्या है दोनों में, टाइप 1A ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज में किसमें डिफेक्ट हो जाता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम में डिफेक्ट हो जाता है, ठीक है। जबकि टाइप 1B ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ट्रांसलोकेज में डिफेक्ट है, और ये ट्रांसलोकेज का फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ट्रांसपोर्ट करना या फिर माइक्रोजोम के अंदर ट्रांसपोर्ट करना। अब ये ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता है तो इसलिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो पाता, क्योंकि ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम माइक्रोजोम के अंदर प्रेजेंट होता है। तो यहां पर हमने एक ही चीज सीखा कि टाइप 1 ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज क्या है, एक एग्जांपल है लीवर ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज का। और मैंने अभी पहले बताया था कि लीवर ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज में दो चीजें कॉमन होती हैं, कौन कौन से, एक तो हिपैटोमेगाली और हाइपोग्लाइसेमिया। तो इसमें भी कॉमन होगी, दैट इज हिपैटोमेगाली एंड हाइपोग्लाइसेमिया, और इनका एक ही एक्सेप्शन था हिपैटोमेगाली का, दैट इज टाइप 0A ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज या फिर डिसऑर्डर। तो चलिए टाइप 1A ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज जब वॉन गर्की डिसीज को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। टाइप 1A ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज या फिर वॉन गर्की डिसीज
इसमें किस एंजाइम का डिफेक्ट था? ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम डिफेक्टेड था, जिसके कारण से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। और मैंने आपको शुरू में बोला था कि लीवर के अंदर जो भी ग्लाइकोजन स्टोर है उसका फंक्शन क्या है? ब्लड के ग्लूकोज को मेंटेन करना ड्यूरिंग अर्ली फास्टिंग स्टेट। तो यहां पर बताइए, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज नहीं बन पा रहा, यानी कि कौन सी कंडीशन हो गई? हाइपोग्लाइसीमिया। लेकिन कौन सी? फास्टिंग वाली या फिर वेल फेड स्टेट वाली? तो हम बोलेंगे फास्टिंग वाली। क्यों? क्योंकि लीवर ग्लाइकोजन का फंक्शन क्या है? ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करना ड्यूरिंग अर्ली फास्टिंग स्टेट। और टाइप 1A ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज ये क्या है? एग्जांपल है लीवर ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज का। इसलिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या क्लिनिकल फीचर होगा? फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया, ना कि वेल फेड स्टेट में हाइपोग्लाइसीमिया। तो हमें एक क्लिनिकल फीचर याद हो गया, दैट इज फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया। किस डिसीज का? टाइप 1A ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज का। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने देखा कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो था वो ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो पाता। क्या नहीं हो पाता? इस डिसीज के अंदर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो पाता, क्योंकि एंजाइम में डिफेक्ट है। तो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कहां चला जाता है? ये चला जाता है एचएमपी शंट पाथवे के अंदर। और एचएमपी शंट पाथवे के ऑक्सीडेटिव फेज में हमें पता है क्या होता है? एचएमपी शंट पाथवे के ऑक्सीडेटिव फेज में ये राइबोज 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो जाता है? एचएमपी शंट पाथवे के ऑक्सीडेटिव फेज में राइबोज 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। और ये राइबोज 5 फॉस्फेट से क्या बन जाता है? प्यूरिन बन जाता है, जो कि हम पढ़ते हैं कहाँ? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। इसके अलावा और जब प्यूरिन का कैटाबॉलिज्म होता है, क्या होता है? प्यूरिन का जब कैटाबॉलिज्म होता है तो क्या बनता है? यूरिक एसिड बनता है। और दिस यूरिक एसिड विल लीड्स टू दूसरा क्लिनिकल फीचर, जिसका नाम है हाइपर यूरिसेमिया। तो दो क्लिनिकल फीचर होगा इस डिसीज के। एक हो गया क्या? एक हो गया फास्टिंग हाइपोग्लाइसेमिया, दूसरा हो गया हाइपर यूरिसेमिया। क्योंकि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कहां चला जाता है? एचएमपी शंट पाथवे में, वहां के हाइपोग्लाइसेमिया। दूसरा हो गया हाइपर यूरिसेमिया, क्योंकि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कहां चला जाता है? एचएमपी शंट पाथवे में, वहां के ऑक्सीडेटिव फेज के दौरान राइबोज 5 फॉस्फेट बनता है। और राइबोज 5 फॉस्फेट से क्या बनता है? प्यूरिन। और प्यूरिन कैटाबॉलिज्म से क्या बनता है? यूरिक एसिड, व्हिच लीड्स टू हाइपर यूरिसेमिया। ठीक है। इसका एक दूसरा फेट भी होता है कि कहां चला जाए? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्या बना ले? पाइरुवेट बना ले। और जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पाइरुवेट बनाता है तो पाइरुवेट दो भागों में कन्वर्ट हो सकता है। तो पाइरुवेट से दो चीजें बन सकती हैं, या तो लैक्टेट या तो एसिटाइल कोएंजाइम ए, या फिर लैक्टेट। सवाल है ज्यादा क्या बनेगा इस स्थिति में? पाइरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम बनाने के लिए जो एंजाइम यूज होता है उसका नाम है पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। ओके, तो पाइरुवेट से ये ज्यादा बनेगा या फिर ये ज्यादा बनेगा? इसके लिए हमें थोड़ा सोचना होगा कि फास्टिंग स्टेट में क्या होता है। हम जानते हैं फास्टिंग स्टेट में ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल टूटता है और क्या रिलीज होता है? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। और फैटी एसिड का जब ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनता है? एसिटाइल
कोएंजाइम ए जिसका लेवल पहले से ही ज्यादा है वो क्या करेगा, इस एंजाइम को इनहिबिट कर देगा, जिसके कारण से पायरुवेट का कन्वर्जन एसिटाइल कोएंजाइम में नहीं होगा, क्या किसमें हो जाएगा, लैक्टेट में हो जाएगा। तो यानी कि हमें ये बात समझ में गई कि पायरुवेट का कन्वर्जन किसमें होगा, लैक्टेट में होगा, ना कि एसिटाइल कोएंजाइम ए में होगा, क्योंकि एसिटाइल कोएंजाइम ए का लेवल पहले से ही ज्यादा है ड्यू टू फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर लैक्टेट का लेवल बढ़ जाएगा, दिस विल लीड्स टू लैक्टिक एसिडोसिस। ये एक तीसरा क्लिनिकल फीचर हो गया इस डिजीज का। तो क्या क्या क्लिनिकल फीचर हुए, पहला हुआ फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया, दूसरा हुआ हाइपर यूरिसीमिया और तीसरा हुआ लैक्टिक एसिडोसिस। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि फास्टिंग स्टेट में क्या होता है, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल टूटता है और क्या रिलीज होता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होता है तो क्या रिलीज होता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए। और एसिटाइल कोएंजाइम ए के पास तीन रास्ते हैं। पहला रास्ता क्या है कि ये ऑक्जेलोएसिटिक एसिड के साथ मिलकर टीसीए साइकिल में चला जाए, लेकिन ग्लूकोनियोजेनेसिस होने के कारण ऑक्जेलोएसिटेट का लेवल क्या हो जाता है, कम, तो टीसीए साइकिल में क्या चलती है, कम। तो यानी कि इसमें जाने के चांसेस क्या है, कम है। दूसरा रास्ता क्या है कि ये कीटोन बॉडी फॉर्मेशन करते हैं, किसमें क्या करते हैं, कीटोन बॉडी फॉर्मेशन में चला जाए, दिस इज कॉल्ड कीटोसिस, जो एक चौथा क्लिनिकल फीचर है। और तीसरा इसके पास क्या रास्ता है कि ये फैटी एसिड एंड कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में चला जाए, एंड दिस विल लीड्स टू हाइपर लिपिडीमिया। दिस इज ऑल्सो अ क्लिनिकल फीचर। तो हाइपर लिपिडीमिया। तो बात करते हैं क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स हैं टाइप 1A ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर या फिर वॉन गर्की डिजीज के। तो सबसे पहले हमने देखा था क्या, फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया। क्यों, क्योंकि ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम की क्या थी, कमी। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा था, ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा था, दिस विल लीड टू फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया। दूसरा क्या है, हाइपर यूरिसीमिया। हाइपर यूरिसीमिया क्यों था, क्योंकि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एचएफपी पाथवे के ऑक्सीडेटिव फेज में चला जाता है, जहां से राइबोज 5 फॉस्फेट बनता है। राइबोज 5 फॉस्फेट से फिर क्या बन जाता है, प्यूरिन, फिर प्यूरिन कैटाबॉलिज्म में चला जाता है और क्या बनता है, यूरिक एसिड। ठीक है। तीसरा है लैक्टिक एसिडोसिस। क्यों, क्योंकि पायरुवेट का कन्वर्जन लैक्टेट में हो रहा था, ना कि एसिटाइल कोएंजाइम ए में। ठीक है। चौथा नंबर जो फीचर है वो क्या है, कीटोसिस, कीटोन बॉडी फॉर्मेशन। और पांचवा नंबर है हाइपरलिपिडीमिया। और लेकिन मैंने पहले आपको बताया था कि जितनी भी लीवर ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर होते हैं उनमें दो चीज कॉमन होती है, एक होती है हाइपोग्लाइसीमिया और दूसरा होता है हिपैटोमेगाली। तो हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, एक लिख दो हिपैटोमेगाली। हिपैटोमेगाली क्यों होता है, क्योंकि लीवर हिपैटोमेगाली, क्योंकि लीवर के अंदर ग्लाइकोजन, सपोज ये लीवर है, लीवर के अंदर ग्लाइकोजन बन तो रहा है, भरता चला जा रहा है, लेकिन निकलने का कोई रास्ता नहीं है। क्यों, क्योंकि ये इसके ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा, तो इसमें लगातार ग्लाइकोजन भर तो रहा लेकिन निकल नहीं पा रहा, इसलिए दिस विल लीड्स टू हिपैटोमेगाली। इसके अलावा कुछ और भी क्लिनिकल फीचर्स हैं, जैसे
थिन एक्सट्रीमिटीज, मतलब हाथ और पैर क्या होंगे, हाथ और पैर क्या होंगे, पतले होंगे, क्योंकि हाथ और पैरों पर क्या होता है, फैट का डिपोजिशन कम होता है। और फास्टिंग स्टेट के टाइम हाथ और पैर की जो मसल्स है वो प्रोटीओलिसिस में चले जाते हैं, क्योंकि ग्लाइकोजन एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर पाता। इसके अलावा एक और क्लिनिकल फीचर है, दैट इज चबी चीक्स ड्यू टू हाइपरलिपिडेमिया। चबी चीक्स आप छोटे बच्चों में देख सकते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप 1B ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर के बारे में, उसमें क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स हैं। Type 1B glycogen storage disorder, it is also a type of liver glycogen storage disorder। जितनी भी चीजें टाइप 1 के अंदर प्रेजेंट थी वो टाइप बी के अंदर एज इट इज प्रेजेंट रहती हैं, प्लस टाइप 1B के अंदर न्यूट्रोपीनिया भी देखने को मिलती है, मतलब न्यूट्रोफिल काउंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि न्यूट्रोफिल को चाहिए एनर्जी और यहाँ पर ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है और इसको चाहिए ग्लूकोज, क्योंकि इसे ग्लूकोज से एनर्जी मिलती है, तो इसको एनर्जी नहीं मिलती, जिसके कारण से न्यूट्रोफिल मरने लगते हैं। और जब न्यूट्रोफिल की संख्या कम हो जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रोपीनिया। और जब बॉडी के सोल्जर से कम हो जाते हैं तो बॉडी को बचाने वाला कोई नहीं होता, जिसके कारण से एक कंडीशन और आती है, दैट इज रिकरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। टाइप 1 के जितने फीचर है वो भी प्रेजेंट रहते हैं, साथ में दो फीचर और रहते हैं, दैट इज न्यूट्रोपीनिया एंड रिकरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। किसमें? टाइप 1B ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर के अंदर। तो अब हम पढ़ने वाले हैं इन्वेस्टिगेशंस ऑफ टाइप 1 ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर। तो पहला है सीरम ग्लूकोज, इसका लेवल क्या मिलेगा, कम, ड्यू टू फास्टिंग हाइपोग्लाइसेमिया। इसके अलावा रोथराज टेस्ट, जो कि कीटोन बॉडी के लिए टेस्ट होता है, वो क्या मिलेगा, पॉजिटिव, क्योंकि एसिटाइल को एंजाइम में कीटोन बॉडी बना रहा था। इसके अलावा तीसरा है सीरम यूरिक एसिड का टेस्ट क्या मिलेगा, पॉजिटिव, क्यों, ड्यू टू हाइपर यूरिसीमिया। इसके अलावा सीरम लैक्टेट, इसका टेस्ट भी क्या मिलेगा, पॉजिटिव, क्योंकि पायरुवेट से लैक्टेट बन रहा था, ना कि एसिटाइल को एंजाइम। इसके अलावा लीवर एंजाइम, दैट इज ALT एंड AST, इनका लेवल क्या रहेगा, नॉर्मल। इसके अलावा जब हम लीवर बायोप्सी करेंगे तो नॉर्मल ग्लाइकोजन का लेवल ज्यादा देखने को मिलेगा। तो अब हम पढ़ने वाले हैं ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 1 ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर या फिर वॉन गर्की डिसीज। इसके लिए ट्रीटमेंट में हैरिसन कहती है अवॉइडेंस ऑफ फास्टिंग, एंड फ्रीक्वेंट फीडिंग। इसके अलावा एलोप्यूरिनॉल, जो कि क्या है, इनहिबिट कर देता है जैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम को, जो कि यूरिक एसिड बनने नहीं देता, यानी कि हाइपर यूरिसीमिया को रोकने के लिए हम क्या देते हैं, एलोप्यूरिनॉल।
तो अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप 3 ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर। ये भी 2 टाइप के होते हैं। एक होता है टाइप 3A ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर, दूसरा होता है टाइप 3B ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर। जो टाइप 3A वाला है वो होता है लीवर एंड मसल डी ब्रांचिंग एंजाइम में डिफेक्ट के कारण से, और जबकि जो टाइप 3B वाला है इसमें लीवर डी ब्रांचिंग एंजाइम में ही डिफेक्ट है, मतलब इसमें कोई भी मसल सिम्टम्स देखने को नहीं मिलेंगे, जबकि टाइप 3A वाले में देखने को मिलेंगे। जैसे मसल वीकनेस इसमें देखने को मिलेगी लेकिन इसमें देखने को नहीं मिलेगी। अब हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं टाइप 3A ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर। इसके 2 अलग नाम हैं, जैसे कोरीज डिसीज या फिर लिमिट डेक्सटिनोसिस या फिर फॉक्स डिसीज FORBES। इसके 3 नाम हैं, कोरीज डिसीज, फॉक्स डिसीज, लिमिट डेक्सटिनोसिस। इसमें क्या होता है, पार्शियली डाइजेस्टेड ग्लाइकोजन का एक फॉर्म जिसका नाम है डेक्स्ट्रिन। तो लिमिट डेक्स्ट्रिन क्या है, ग्लाइकोजन का पार्शियली डाइजेस्टेड वो फॉर्म जिसके अंदर ब्रांचिंग प्रेजेंट होती है। इसको डी ब्रांचिंग जो एंजाइम है वो क्या करता है, लीनियर पॉलीमर में कन्वर्ट कर देता है। क्योंकि डी ब्रांचिंग एंजाइम में ही क्या है, डिफेक्ट है, तो ये वाली प्रोसेस चल नहीं पाएगी। तो लिमिट डेक्सटिनोसिस का लेवल क्या जाता है, बढ़ जाता है लीवर के अंदर। इसे हम क्या बोलते हैं, लिमिट डेक्सटिनोसिस। अब हम पढ़ने वाले हैं क्लिनिकल फीचर्स ऑफ कोरी डिसऑर्डर यानी कोरी डिसीज। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था, ये क्या है, टाइप 3A ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज, और उसके पहले मैंने बताया था कि टाइप 3 ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज किसके अंदर आती है, लीवर ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर के अंदर आती है। मतलब जब कहीं भी लीवर ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज आएगी तब क्या हमें 2 सिम्टम्स याद रखने थे, हाइपोग्लाइसीमिया एंड हिपैटोमीगैली। तो मतलब 2 क्लिनिकल फीचर दिए हुए हैं, एक हो गया हिपैटोमीगैली और दूसरा हो गया हाइपोग्लाइसीमिया। इसके अलावा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये क्या है, एबनॉर्मल ग्लाइकोजन है, तो एक्युमुलेशन ऑफ एबनॉर्मल ग्लाइकोजन। इसके अलावा यहाँ पर एक और क्लिनिकल फीचर देखने को मिलता है, दैट इज नॉन प्रोग्रेसिव लीवर सिरहोसिस। मतलब समय के साथ लीवर सिरहोसिस बढ़ती नहीं है। अब हम पढ़ने वाले हैं इन्वेस्टिगेशंस ऑफ कोरी डिसीज। तो जैसे कि हमने पहली वाली डिसीज में किया था, सीरम ग्लूकोज लेवल क्या होगा, कम होगा, क्योंकि क्या है, ये लीवर ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर क्या है, एक एग्जांपल है। दूसरा, रोथराज टेस्ट कैसा आएगा, निगेटिव। इसके अलावा सीरम यूरिक एसिड का टेस्ट कैसा आएगा,
निगेटिव, सीरम लैक्टेट का लेवल क्या होगा, नॉर्मल। इसके अलावा लीवर एंजाइम्स का लेवल क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर किसका एक्युमुलेशन है, एबनॉर्मल ग्लाइकोजन का, दैट इज लिमिट डेक्स्ट्रिन का। तो एबनॉर्मल ग्लाइकोजन के एक्युमुलेशन के कारण लीवर की सेल्स क्या हो जाती हैं, डैमेज होने लगती हैं, और डैमेज होने के कारण वो क्या रिलीज करती हैं, एएलटी एंड एएसटी। इसके अलावा लीवर बायोप्सी जब हम करते हैं तब हमको लिमिट डेक्स्ट्रिन का लेवल हाई देखने को मिलता है। तो दी जाता है इन्वेस्टिगेशंस ऑफ कोरेज डिसीज। तो अब हम पढ़ने वाले हैं ट्रीटमेंट ऑफ कोरेज डिसीज। इसके बारे में हैरिसन की बुक कहती है, इंक्रीज प्रोटीन डाइट विद कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट supplemented with uncooked corn starch in small frequent finding is effective in preventing हाइपोग्लाइसेमिया। मतलब प्रोटीन डाइट बढ़ाओ और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाओ। क्यों? क्योंकि प्रोटीन डाइट में क्या होता है, एलेनिन अमीनो एसिड, और एलेनिन अमीनो एसिड क्या है, एक ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड है, यानी ग्लूकोज प्रोवाइड करेगी, यानी कि आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं, धीरे धीरे डाइजेस्ट होंगे, तो धीरे धीरे आपको एनर्जी मिलती रहेगी, फास्टिंग की कंडीशन ही आने नहीं देगी। तो अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप 4 ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर, जिसका नाम है एंडरसन डिसीज। ये वन ऑफ द रेयरर ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर होता है। इसके अलावा इसे क्लिनिकल फीचर के बारे में बात करें तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये एक टाइप का क्या है, लीवर ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर है। मतलब कि इसमें भी क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया होगा। इसके अलावा हिपैटोमेगाली होगा। इस बार लेकिन हिपैटोमेगाली क्यों है, क्योंकि यहां पर एक एबनॉर्मल टाइप का ग्लाइकोजन जिसका नाम है अमाइलो पेक्टिन, वो लीवर में इकट्ठा होने लगता है, इसलिए। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर है, यहां पर क्या होती है, प्रोग्रेसिव liver cirrhosis, and this progressive liver cirrhosis will leads to liver failure। और हैरिसन इसके बारे में कहती है कि 5 साल पहले ही मृत्यु हो जाती है। मतलब क्या कि लीवर फेलियर के कारण डेथ यूजुअली अकर बिफोर 5 years। डेथ यूजुअली अकर्स बिफोर 5 years। तो ये 3 क्लिनिकल फीचर हैं, एक तो हाइपोग्लाइसीमिया, हिपैटोमेगाली, जो कि सभी लीवर ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर के अंदर कॉमन होते हैं। इसके अलावा तीसरा इंपॉर्टेंट हमें याद रखना है क्या, प्रोग्रेसिव लीवर सिरहोसिस दैट विल लीड्स टू लीवर फेलियर एंड डेथ यूजुअली अकर्स बिफोर 5 years। अब एंडरसन डिसीज में कौन से एंजाइम का डिफेक्ट होता है, इसमें होता है ब्रांचिंग एंजाइम का डिफेक्ट, यानी कि ग्लाइकोजन सिंथेसिस वाला जो मेटाबॉलिज्म है उसमें डिफेक्ट है। अब हम पढ़ने वाले हैं इन्वेस्टिगेशंस ऑफ टाइप 4 ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर या फिर एंडरसन डिसीज के। तो सीरम ग्लूकोज का लेवल क्या होगा, कम होगा ड्यू टू हाइपोग्लाइसीमिया। इसके अलावा रोथराज टेस्ट यहाँ पर क्या आएगा, क्या आएगा, निगेटिव आएगा। इसके अलावा सीरम यूरिक एसिड एंड सीरम लैक्टेट लेवल क्या आएगा, नॉर्मल। इसके अलावा लीवर एंजाइम का लेवल क्या होगा, दैट इज AST एंड ALT का लेवल क्या होगा, एलिवेटेड। क्यों? क्योंकि
टाइप 4 ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर के अंदर अमाइलोपेक्टिन नाम का एक एबनॉर्मल ग्लाइकोजन इकट्ठा होता है लीवर के अंदर, जिसके कारण लीवर के सेल्स क्या होते हैं, डैमेज होने लगते हैं, और डैमेज होने के कारण वो क्या रिलीज करते हैं, AST and ALT। और लीवर बायोप्सी जब हम करते हैं तब हमें देखने को मिलता है अमाइलोपेक्टिन लाइक ग्लाइकोजन का लेवल एलिवेटेड होता है। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट क्या होता है टाइप 4 ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर या फिर एंडरसन डिसीज का। इसका हेल्सन ट्रीटमेंट देती है लीवर ट्रांसप्लांटेशन। अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप 6 ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर, जिसका नाम क्या है, हर्श डिसीज। और याद रखिएगा H फॉर हर्श और H फॉर किस एंजाइम में डिफेक्ट हो रहा है, दैट इज हिपैटिक ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। इसमें केवल यही याद रखना है कि हर्श डिजीज में कौन सा एंजाइम डिफेक्ट है, हिपैटिक ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप 9 ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर। जैसे कि हमने पहले देखा था कि टाइप 9 वाला जो ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर है वो दोनों के एग्जांपल में आया था, लीवर ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर वाले में भी आया था और मसल ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर वाले में भी आया था। तो सवाल ये है कब कौन सा होगा, तो डिपेंड करता है कि किस जीन में डिफेक्ट हुआ है। तो अभी हम पढ़ते हैं लीवर ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर वाला टाइप 9 ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर। जैसे PHK-A2 PHK-G2 ये दोनों क्या है, जीन्स हैं। अगर इन जीन्स में म्यूटेशन हो गया तो क्या होगा, लीवर फॉस्फोराइलेज काइनेज में क्या होगा, डिफेक्ट होगा। दोबारा सुनिएगा, अगर किसी भी कारण से PHK-A2 जीन और PHK-G2 जीन में डिफेक्ट हो गया तो क्या होगा, लीवर फॉस्फोराइलेज काइनेज में क्या होगा, डिफेक्ट हो जाएगा। डिफेक्ट होने से ये काम नहीं करेगी, और इसका काम क्या है, लीवर फॉस्फोराइलेज काइनेज का हिपैटिक ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काइनेज को क्या, दोबारा से, जब कभी भी PHK-A2 और PHK-G2 जीन में म्यूटेशन होगा तो कौन से एंजाइम डिफेक्ट होगा, लीवर फॉस्फोराइलेज काइनेज में क्या होगा, डिफेक्ट होगा। और फॉस्फोराइलेज काइनेज का काम क्या है, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को एक्टिवेट करना। यहाँ पर लीवर फॉस्फोराइलेज काइनेज में डिफेक्ट है तो यहाँ पर क्या होगा, हिपैटिक ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज का जो एंजाइम है वो भी काम नहीं करेगा, वो मतलब इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा, जबकि एक्टिवेट करने वाला कौन है, फॉस्फोराइलेज काइनेज एंजाइम, जो कि डिफेक्टिव हो चुका है। तो टाइप 9 ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर में हमें क्या याद रखना है कि कुछ जीन में म्यूटेशन होता है जिसके कारण फॉस्फोराइलेज काइनेज में डिफेक्ट होता है, और फॉस्फोराइलेज काइनेज वही एंजाइम है जो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को एक्टिवेट करता है। जब ये एंजाइम काम नहीं करेगा तो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज भी काम नहीं करेगा, यानी ग्लाइकोजन टूट नहीं पाएगा। अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप 11 ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर, जिसका दूसरा नाम भी है फैंकनी FANCONI बिकेल सिंड्रोम BICKEL। इसमें क्या होता है, डिफेक्ट कहां पर होता है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 में डिफेक्ट होता है, जिसके कारण से ग्लूकोज लीवर के अंदर नहीं जा पाता है और ग्लाइकोजन बन ही नहीं पाता है। यानी कि डिफेक्ट किस में है, डिफेक्ट इन ग्लाइकोजन सिंथेसिस ड्यू टू डिफेक्ट इन ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2। अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप 2
ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर जिसका नाम है पॉम्पी डिसीज, POMP। इसमें किसका डिफेक्ट होता है? इसमें एसिड अल्फा ग्लूकोसाइडेज जो एंजाइम है इसका डिफेक्ट होता है, और ये टाइप 2 ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर एक ऐसा ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर है जिसको हम क्या बोलते हैं? लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर। क्यों? क्योंकि जो मसल का लाइसोसोम है उसके अंदर, जो मसल का लाइसोसोम है उसके अंदर ग्लाइकोजन क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है, और ग्लाइकोजन को तोड़ने वाला जो लाइसोसोम के अंदर एंजाइम है दैट इज एसिड अल्फा ग्लूकोसाइडेज उसमें डिफेक्ट हो जाता है, इसलिए लाइसोसोम ग्लाइकोजन को तोड़ नहीं पाता है। और ये एक टाइप का कौन सा है? ये एक टाइप का मसल ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर है। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स क्या है इस डिसीज के, क्योंकि ये क्या है? मसल ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर है, तो मसल से रिलेटेड ही क्लिनिकल फीचर होंगे। जैसे पहला है हाइपोटोनिया, क्योंकि मसल के अंदर क्या है? मसल के लाइसोसोम के अंदर क्या है? ग्लाइकोजन भरा हुआ है और वो बाहर नहीं निकल पा रहा, और वो ग्लाइकोजन मसल की जो सेल्स हैं उसको क्या कर रहा है? डैमेज कर रहा है, जिसके कारण से क्या हो रहा है? मसल की टोन कम हो गई, दैट इज हाइपोटोनिया। इसके अलावा दूसरा क्लिनिकल फीचर है हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, and this cardiomyopathy will leads to cardiac failure। cardiac failure का मतलब क्या होता है? According to NCERT class 11, state of heart when it is not pumping blood effectively to meet the needs of the body, this is called cardiac failure। और कार्डियक फेलियर के कारण डेथ हो जाती है 2 साल के अंदर। इसलिए हैरिसन की बुक जो है वो कहती है, पेज नंबर 3266 पर कहती है कि क्लासिक इन्फैंटाइल फॉर्म डोंट सर्वाइव बियॉन्ड 2 years ऑफ एज। अब हम पढ़ने वाले हैं इन्वेस्टिगेशंस ऑफ पॉम्पी डिसीज। तो सीरम ग्लूकोज का लेवल क्या होगा? या तो नॉर्मल होगा या तो कम होगा। इसके अलावा रोथराज टेस्ट क्या होगा? निगेटिव आएगा। इसके अलावा तीसरा सीरम लैक्टेट लेवल एंड सीरम यूरिक एसिड लेवल नॉर्मल रहेगा। लीवर एंजाइम्स नॉर्मल रहेंगे, लेकिन क्रिएटिन काइनेज एंड लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज का लेवल क्या होगा? ज्यादा होगा। तो दीज आर द इन्वेस्टिगेशंस ऑफ पॉम्पी डिसीज या फिर टाइप 2 ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज। एक इंपॉर्टेंट बात यहां से याद रखनी है, P फॉर पॉम्पी डिसीज, P फॉर पॉम्पी डिसीज एंड P से याद रखिएगा पॉम्पी डिसीज में क्या होता है? बॉडी का पंपिंग सिस्टम अफेक्ट हो जाता है। हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी दैट विल लीड्स टू कार्डियक फेलियर। इसके अलावा इसके ट्रीटमेंट के लिए हैरिसन की बुक बोलती है एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी इज द ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 2 ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर। अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप 5 ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर जिसका नाम है मैकार्डल्स डिसीज। इसमें किसका डिफेक्ट होता है? इसमें मसल
फॉस्फोराइलेज एंजाइम का डिफेक्ट होता है। और ये क्या है, एक टाइप का मसल ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर है। जब इसे मसल फॉस्फोराइलेज एंजाइम का डिफेक्ट है तो मतलब मसल के अंदर जो ग्लाइकोजन प्रेजेंट है उसको तोड़ नहीं पाएगा, तो यानी कि इसे एनर्जी नहीं मिलेगी। अब हम पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या ऐसे क्लिनिकल फीचर्स हैं। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि इस डिसीज में किस एंजाइम का डिफेक्ट होता है, मसल फॉस्फोराइलेज, जो कि मसल ग्लाइकोजन को तोड़ता है। जब मसल ग्लाइकोजन टूट ही नहीं पा रहा तो मसल को एनर्जी नहीं मिल पाती है, इसलिए पहला क्लिनिकल फीचर हमें याद रखना है क्या, एक्सरसाइज इंटॉलरेंस। इसके अलावा स्केलेटल मसल सेल्स क्या एनर्जी न मिलने के कारण क्या करने लगती हैं, टूटने लगती हैं। इसको बोलते हैं रैप्टोमायोलाइसिस। और जब मसल सेल्स टूटती हैं तब मसल से क्या निकलता है, मायोग्लोबिन निकलता है। और मायोग्लोबिन यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है, इसको बोलते हैं मायोग्लोबिन यूरिया। इसके अलावा चौथा क्लिनिकल फीचर इसके अंदर है सेकेंड विंड फिनोमेना। सेकेंड विंड फिनोमेना का मतलब क्या होता है, सेकेंड विंड फिनोमेना का मतलब होता है कि जैसे सपोज कोई व्यक्ति एक्सरसाइज करने गया और एक्सरसाइज करने से ही 1-2 सेकंड या फिर बहुत कम टाइम के अंदर थक जाता है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उसे फिर अच्छा लगने लगता है और फिर वो एक्सरसाइज करने लगता है। दिस इज कॉल्ड सेकेंड विंड फिनोमेना। सुनने में ऐसा लगता है कि ऐसा नॉर्मली होता है, लेकिन ऐसा नॉर्मली नहीं होता। जब नॉर्मल पर्सन एक्सरसाइज करने जाता है तो वो काफी देर एक्सरसाइज करता है, उसके बाद थकता है। लेकिन इस डिसीज में, मायोकार्डियल डिसीज के अंदर क्या होता है, इंसान पहले ही बहुत कम टाइम में थक जाता है और बाद में उसे थोड़ा रिलीफ मिलता है जब दूसरी जगह से उसे एनर्जी मिलती है। सपोज ग्लूकोनियोजेनेसिस से या फिर बाहर से वो कुछ खा लेता है तब उसे एनर्जी मिलती है, तब उसे अच्छा लगता है। सो दीज आर द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ टाइप 5 ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर। फर्स्ट इज एक्सरसाइज इंटॉलरेंस, रैप्टोमायोलाइसिस, मायोग्लोबिन यूरिया एंड सेकेंड विंड फिनोमेना। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशंस ऑफ टाइप 5 ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर। सीरम ग्लूकोज का लेवल क्या होगा, नॉर्मल होगा। और लो कब होगा, लो होगा ड्यूरिंग एक्सरसाइज। ड्यूरिंग एक्सरसाइज ग्लूकोज का लेवल कम होगा, नहीं तो नॉर्मल होगा। इसके अलावा सीरम लैक्टेट का लेवल क्या होगा, कम होगा। सवाल है क्यों, तो ध्यान सुनिएगा। इस डिसीज में किसकी कमी है, जब किस एंजाइम में डिफेक्ट होता है, मसल फॉस्फोराइलेज, ठीक है, जो क्या करता है, मसल ग्लाइकोजन को तोड़ता है। जब मसल फास्फोराइलेज में क्या है, डिफेक्ट है, यानी कि एक काम नहीं कर रहा, तो मसल ग्लाइकोजन टूट नहीं पाएगा। जब मसल ग्लाइकोजन टूट नहीं पाएगा तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट नहीं बनेगा। और हमने देखा था ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्या बनाता है, पाइरुवेट बनाता है। और पाइरुवेट से क्या बनता है, लैक्टेट बनता है। तो ना ही ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा, ना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा, तो ना पाइरुवेट बनेगा, ना ही लैक्टेट बनेगा। इसलिए लैक्टेट का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इतनी बात समझ में आ गई कि सीरम लैक्टेट का लेवल क्या होगा, कम होगा। इसके अलावा ग्लूकोज का लेवल क्या होगा, कम होगा ड्यूरिंग एक्सरसाइज। इसके अलावा लीवर के एंजाइम्स जो हैं वो क्या होंगे, नॉर्मल होंगे। इसके अलावा क्रिएटिन काइनेज एंड लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज का लेवल क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि मसल की जो सेल हैं वो क्या होने लगती हैं, डैमेज होने लगती हैं, इसलिए।
ट्रीटमेंट के बारे में हैरिसन इस डिसीज के बारे में कहती है, दैट इज मैकार्टर डिसीज के बारे में क्या कहती है कि प्री एक्सरसाइज कंजप्शन ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड इसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज करना है एट मॉडरेट इंटेंसिटी। ये दो क्या है ट्रीटमेंट बताए गए हैं हैरिसन में फॉर टाइप 5 ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर्स। अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप 7 ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर जिसका नाम है टॉरी डिसीज, TAURI टॉरी डिसीज। इसमें किस एंजाइम का डिफेक्ट होता है? फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज M सब यूनिट, यानी कि M आइसोफॉर्म ऑफ फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज में डिफेक्ट होता है। और ये कौन सा एंजाइम फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस का एक एंजाइम है जिसमें डिफेक्ट है। दिस विल लीड टू टाइप 7 ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर। अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप 9 ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर जो कि लीवर और मसल ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर दोनों में ही कॉमन था। डिपेंड करता है कौन सी जीन में म्यूटेशन हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम आंसर दे सकते हैं। तो अगर PHK-A1 जीन और PHK-G1 जीन में म्यूटेशन हो गया तो इसके कारण क्या होगा? मसल फॉस्फोराइलेज काइनेज में डिफेक्ट होगा। और मसल फॉस्फोराइलेज काइनेज वही एंजाइम है जो मसल ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को एक्टिवेट करता है। दोबारा सुनिएगा, PHK-A1 PHK-G1 में अगर म्यूटेशन हो रहा है, ये दोनों क्या है? जीन्स है। अगर इनमें म्यूटेशन होता है तो कौन सा एंजाइम में डिफेक्ट होगा? मसल फॉस्फोराइलेज काइनेज में मसल फॉस्फोराइलेज काइनेज डिफेक्ट होगा। अगर मसल फॉस्फोराइलेज काइनेज एंजाइम में डिफेक्ट हुआ तो क्या होगा? मसल ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज भी काम नहीं करेगा। सवाल है क्यों? क्योंकि मसल फॉस्फोराइलेज काइनेज मसल ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को क्या करती है? एक्टिवेट करती है। तो जब ये काम नहीं करेगा, ये डिफेक्ट हो गया इसमें, तो ये क्या रहेगा? इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा। कैसा रहेगा? इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा, यानी कि मसल ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज क्या करेगा? काम नहीं करेगा, इनएक्टिव रहेगा। अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप 10 ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर। टाइप 10 ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर ये किस एंजाइम के डिफेक्ट के कारण से होता है? ये होता है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज जो एंजाइम है उसमें अगर डिफेक्ट हो गया। इसका काम क्या है? ये क्या करता है? 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट को 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट कर देता है। 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट को 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट करने वाला कौन सा एंजाइम है? फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, जो कि क्या है? एक ग्लाइकोलाइसिस का ही एंजाइम है। अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप 12 ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर। इसमें कौन से एंजाइम का डिफेक्ट होता है? इसमें होता है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट एल्डोलेज ए एंजाइम। इसका काम क्या है? इसका काम है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को DHAP में कन्वर्ट करना या फिर ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट करना। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये भी क्या है? एक ग्लाइकोलाइसिस का ही एंजाइम है, यानी ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम में ही डिफेक्ट है।
दिस विल लीड्स टू टाइप 13 ग्लाइकोजन टाइप 12 ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर। अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप 13 ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर के बारे में। तो टाइप 13 में किस एंजाइम का डिफेक्ट होता है? मसल बीटा इनोलेज एंजाइम। ये एंजाइम में काम क्या है? 2 फॉस्फोग्लिसरेट को फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट करना। तो ये भी क्या है? एक ग्लाइकोलाइसिस का ही एक एंजाइम है। अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप 14 ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर। ये किस एंजाइम के कारण होता है? किस एंजाइम के डिफेक्ट के कारण होता है? फॉस्फो ग्लूको म्यूटेज 1 डेफिशिएंसी के कारण से। फॉस्फोग्लूको म्यूटेज का काम क्या है? इसका काम होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट करना, या फिर ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करना। तो दिस इज द रोल ऑफ फॉस्फोग्लूको म्यूटेज। और इसके डिफेक्ट के कारण से कौन सा डिसऑर्डर हो रहा है? टाइप 14 ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर। अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप 15 ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर। ये किसके कारण से होता है? ये होता है ग्लाइकोजेनिन 1 डिफेक्ट के कारण से। ग्लाइकोजेनिन क्या है? प्राइमर होता है फॉर द ग्लाइकोजन सिंथेसिस, यानी कि ग्लाइकोजन सिंथेसिस नहीं हो पाएगी, यानी ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में डिफेक्ट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड टाइप 15 ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर।